गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो यूनिट चल रही है वो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट चल रही है। और प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर अपने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो 5th नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और 6th नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और 7th नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और ये यूनिटी जैसे मैंने बताया कि नंबर्स के हिसाब से देखें तो इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है। 9 नंबर की थी पहले सिलेबस में, अब की बार भी होगी तो कुछ ज़्यादा ही, जैसे अपन सिलेबस रिवाइज सिलेबस आएगा इस सेशन के लिए उसमें भी ज़्यादा ही नंबर की थी, इसलिए अपन ने स्टार्ट कर रखी थी। और इसमें जैसे अपन ने लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जो 7 नंबर चैप्टर किया था, आज जो 8 नंबर का चैप्टर है वो मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह है, लेकिन वो बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, तो उसमें देखेंगे अपन कि उससे पहले जो दूसरा जो समझने वाला चैप्टर है वो अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में जो आज का जो चैप्टर आएगा वो अपन 9th नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो 9 नंबर चैप्टर है वो, उसका नाम है एंजाइम है। और एंजाइम से एक क्वेश्चन पक्का, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ईजी टॉपिक है। ईजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको आप दिमाग से समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ईजी है, एक क्वेश्चन जो बनेगा कहाँ से बनेगा वो भी आपके साथ में डिस्कस होगा, इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आज की बात करें तो बच्चों अपने जो यूनिट चल रही है आपको पता ही है, प्लांट फिजियोलॉजी छोटा ज़्यादा लिखते तो लिखता हूँ। यूनिट जो है अपने सेकेंड है, और प्लांट फिजियोलॉजी वो फर्स्ट ये चल रही है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो चैप्टर है वो 9th नंबर का चैप्टर है अपना। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एंजाइम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम। एंजाइम ऐसा चैप्टर है बच्चों, आप जहाँ भी पढ़ोगे यहाँ भी पढ़ने की जरूरत है आपको। आगे आप जब आफ्टर 12th कोई भी डिग्री करोगे उसमें भी, जैसे आप कोई MBBS भी करते हो तो उसमें भी आपको एंजाइम पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एज इट एज ये टॉपिक आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो एंजाइम इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स में होना चाहिए। और ठीक है, एंजाइम। तो एंजाइम की जैसे पहले बात करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन समझने वाला सारी की सारी जो कहानी होती है वो इसके इंट्रोडक्शन में अपन कई बार इसमें समझ में आ जाती है। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बात करते हैं कि जो अपने शरीर की जो कोशिकाओं की जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस की बात करें, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो अपने शरीर का जो बनावट है, या जो अपनी दिनचर्या है, ठीक है, या जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो किस पे निर्भर करती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग जो सिस्टम है डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि अपने शरीर के अंदर न्यूमरस न्यूमरस मतलब असंख्य, न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन अपने बॉडी के अंदर होती रहती है, ठीक है। न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या, यहाँ पे मैं लिखूं द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग सिस्टम डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ numerous biochemical reactions held in the living system। क्या होता है कि जो अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती रहती है, न्यूमरस ऑफ द रिएक्शंस होती है। दिन में जब अपन बात करें डाइजेशन की होती है, एक्सक्रीशन की होती है ना। तो ये सारी की सारी जो अपने अंदर कुछ सब्सटेंस को सिंथेटिक प्रकार की होती है, जैसे अपन बात करें कुछ
विघटन प्रकार की, डिसोसिएशन प्रकार की होती है। तो ये रिएक्शंस होती है अपने बॉडी के अंदर क्या होती है, होती रहती है। इनके कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है किसका, लिविंग सिस्टम का। जो अपना लिविंग सिस्टम है वो किस पे डिपेंड, एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूमरस ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन हेल्ड इन द बॉडी, या जो हैपेंड इन द बॉडी, जो घटित होती है इन द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर होती है। इसके बाद के इन दूसरी जो बात करते हैं, इसमें समझने वाली बात है कि अपने बॉडी के अंदर बात करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इनसाइड द बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अपन बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है टेक प्लेस एफिशिएंटली, ठीक है, गोइंग ऑन एफिशिएंटली। अपन बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर होती है ना, इनसाइड द बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन एफिशिएंटली ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी के आप टेम्परेचर कितना है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, बॉडी का। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जितनी भी रिएक्शंस होती है कंप्लीट होती है, बायो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, इनसाइड द बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है गोइंग ऑन एफिशिएंटली इन द इनसाइड द बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, ये एग्जाम्पल से और समझाऊंगा आपको। लेकिन इनमें से यदि कुछ या इनमें से जो रिएक्शंस अपन बाहर करवाते हैं, यदि ये जो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर एफिशिएंटली हो रही है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर ये एफिशिएंटली होती है, ठीक है, रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ 36.9 डिग्री का जो नॉर्मल टेम्परेचर उस पर एफिशिएंटली होती है इनसाइड द बॉडी, गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इन्हीं रिएक्शंस को यदि इसी रिएक्शन को अपन बाहर करवाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं, आउटसाइड द बॉडी, यदि यही रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। यहाँ पर 36.9 था तो यहाँ पर क्या हाई टेम्परेचर की नीड होती है, हाई प्रेशर की नीड होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है, हाई प्रेशर की नीड होती है, ठीक है, और एसिडिटी की आवश्यकता होती है, बेसिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि यही रिएक्शन को इसी रिएक्शन को यदि अपन आउटसाइड द बॉडी कंप्लीट करवाते हैं तो उसको कंप्लीट करवाने के लिए उसको कंप्लीट करवाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है एंड ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अम्लीयता की आवश्यकता होती है, ज़्यादा क्षारीयता की आवश्यकता होती है, नीड हाई टेम्परेचर, नीड हाई प्रेशर, नीड हाई एसिडिटी एंड नीड बेसिटी। इट डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। और जो भी होती है वो दो होती है, एफिशिएंटली इज वेरी लेस देन द इट्स अकर इन द सेल, इनसाइड द सेल, देन द सेलुलर। अब इसकी भी एफिशिएंसी होगी, इसकी भी एफिशिएंसी होगी, जो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू द सेलुलर रिएक्शन, एज कंपेयर टू द लेस, एज कंपेयर टू द सेलुलर रिएक्शन। यदि अपन सेलुलर रिएक्शन की बात करें तो उसकी तुलना में इसकी एफिशिएंसी फिर भी कम होगी, कर्व होगी, ठीक है। यदि हो गई ये रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन हो गई, ठीक है, रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं तो ये इसमें हाई टेम्परेचर आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि जो इनसाइड द बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ या न्यूमरस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन एट द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल एफिशिएंटली गोइंग ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, एफिशिएंटली भी वर्ड यूज किया, एफिशिएंटली गोइंग ऑन नॉर्मल टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ये होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सेम रिएक्शन यदि अपन आउटसाइड द बॉडी कंप्लीट करवाते हैं तो उसके लिए क्या होती है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, हाई एसिडिटी की आवश्यकता होती है, बेसिसिटी की आवश्यकता होती है, और फिर भी उसकी एफिशिएंसी होती है वेरी लेस एज कंपेयर टू द सेलुलर रिएक्शन। फिर भी यदि ये कंप्लीट भी होगी, ठीक है, तो फिर भी उसकी एफिशिएंसी होगी वो लेस होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सेलुलर रिएक्शन। जो इनसाइड द बॉडी हुई थी उसकी तुलना में इसकी एफिशिएंसी कम होगी,
ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक आउटसाइड जो बुक से आउटसाइड एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो आपको समझाता हूँ। स्टैम्प बुक में दिया हुआ है, वो अपनी बुक में नहीं दिया, लेकिन आप समझना, उसका मेंशन नहीं करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको समझाने के लिए देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन आपके बुक में नहीं देगा अपने, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि प्रोटीन है, उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। प्रोटीन है, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एक तो करते हैं आउटसाइड या लेबोरेटरी में करते हैं। लेबोरेटरी लिख देते हैं यहाँ पे। लेबोरेटरी के अंदर उसका प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देन वी नीड हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी इसको, एनर्जी कितनी होगी? डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हीट चाहिए, तो ये ऊर्जा ही है, ये एनर्जी है। इट्स रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, ठीक है, इसको कंप्लीट होने के। एंड दिस रिएक्शन कंप्लीट इन कपल ऑफ डेज, ठीक है, कई दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किस में होता है? जैसे पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में अपन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? कई दिन लग जाते हैं। कपल्स ऑफ डे मतलब कई दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। और कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ठीक है, ये आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। तो ये इसको कितना कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। यदि सेम रिएक्शंस होती है इनसाइड द बॉडी होती है, ठीक है, सेम रिएक्शन की बात करें इनसाइड द बॉडी, लिविंग सिस्टम लिख देता हूँ। यही यदि अभी के लिविंग सिस्टम के अंदर होती है, प्रोटीन का अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का यदि हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे इनसाइड द बॉडी, लिविंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंप्लीट इन दिस रिएक्शन, कंप्लीट इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाती है ये रिएक्शन। सेम रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। वही प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस है, वही प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किसमें? पॉलीपेप्टाइड जो होंगी एमिनो एसिड्स में होगा। और सेम रिएक्शन हैपन या टेक प्लेस या सेम रिएक्शन ऑन गोइंग ऑन द इनसाइड द बॉडी, सेम रिएक्शन गोइंग ऑन द बॉडी एंड कंप्लीट इन द 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंप्लीट इन द फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस रिएक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये क्यों होती है? कि ये रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, यहाँ पे एंजाइम नहीं होता है। ये जो होती है, जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये किसकी वजह से हो रही है? ये एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस। तो एंजाइम की इंपॉर्टेंस को आपको इस रिएक्शन से पता लग जाता है, ठीक है, ये होगी। इसके बाद बात करते हैं कि आगे की जो बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो देखो इसमें जो अपने बुक के हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो आगे इनसाइड द बॉडी की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन गोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी एक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एंजाइम, ठीक है। पहले लिखता हूँ फिर देखना। इनसाइड द बॉडी
न्यूमरस बायो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of inside the body. Numerous biochemical reactions take place in the presence of very active organic substances. These substances act as biocatalyst. These substances act as biocatalyst. These substances is called एंजाइम, ठीक है। ये देखो एक परिभाषा दे रखी है, लेकिन ये अपने याद नहीं रखी, तो इसकी जो याद रखने और डिफरेंस तो आगे अपन बात करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इनसाइड द बॉडी न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द presence of very active organic substances, and these substances act as a biocatalyst. These substances act as a biocatalyst, and these substances called the enzyme, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे, ठीक है। इनको क्या कहेंगे बच्चों? एंजाइम कहेंगे। क्या समझे? देखो मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पर मैंने ये बताया है आपको कि बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है, और ये जो विक्रियाएं होती है, एक जो कार्बनिक पदार्थ है, बहुत ही सक्रिय कार्बनिक पदार्थ, उसकी उपस्थिति में उस कार्बनिक पदार्थ को है वो क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है, व्यवहार करता है। इसी जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। देखो इनसाइड द बॉडी न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी एक्टिव organic substance. These substances act as biocatalyst. These substances act as biocatalyst. These substances called the enzyme, ठीक है। This substance is called enzyme. इनको क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे, ठीक है। योगी अब इसमें बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। इसमें आगे जो बात आती है बच्चों कि अपने एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे भी अपने समझ में आएगी आपके। क्या होते हैं एंजाइम? क्या करते हैं? एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल reaction by decreasing the activation energy in a living system, ठीक है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शंस होती है उसकी रेट को बढ़ाते हैं, उसकी गति को बढ़ाते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, और क्या करते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, कि जैसे अपन प्रेशर कुकर के अंदर दाल बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाल बनाते हैं तो दाल बहुत कम समय में बन जाती है, गैस का जो खपत होती है वो कम लगती है। क्यों लगती है? कि उसके अंदर क्या होती है? गैस बन जाती है अंदर, है ना, उसके अंदर हीट बन जाती है, उससे दाल जल्दी पकती है। इससे फायदा क्या हुआ? एक तो दाल जल्दी बन गई, दूसरा एनर्जी भी कम लगी। इसी प्रकार से एंजाइम जो होते हैं सिस्टम के अंदर काम करते हैं। कैसे? लेकिन ये क्या करने का अभिक्रिया जो होती है, जो जैसे अपने पहले एग्जाम्पल देते, वो कई दिनों में होती, वो कई घंटों में होगी। कई दिनों में होती जो बाहर, तो कई दिनों लेबोरेटरी में कई दिनों में होती, और अंदर कई घंटों में होगी,
ठीक है। और वहाँ पर 100 डिग्री पे हो रही थी और नीचे मैंने बताया 36.9 डिग्री पे। तो टेम्परेचर या जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको तो कम कर दिया और हो भी जल्दी रही। तो यही तो बता रहा है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल, जो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन से उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और कैसे किया कि उसके लिए जो एनर्जी की नीड थी उसको कम कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इसमें एंजाइम का रोल होता है, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, इसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन की। तो उसमें अब इसके बाद आता है कि अपने जो अंदर बॉडी के अंदर बात करें तो 2 टाइप्स रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से 2 टाइप्स की होती है। अपने बॉडी की बात करें, बॉडी के अंदर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। बॉडी के अंदर बात करें तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म जो होती है बच्चों, ठीक है, एक होती है आपके एनाबॉलिज्म, और ये जो होती है सिंथेसिस प्रकार की हुई, ये सिंथेसिस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? ये सिंथेसिस प्रकार की होती है, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये जुड़ के ए बी बनाते हैं, और जहां पर भी जुड़ने का काम होता है वो तो नीड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी एटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है दीज आर सिंथेसिस टाइप की होती है। किस पर? सिंथेसिस होता है, मतलब क्या होते हैं? यहाँ पर 2 सबस्टेंस, जो 2 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या होते हैं? एक बड़ा सबस्टेंस बनाते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस है, कैटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस है ये क्या होती है? डिसोसिएट प्रकार की होती है। डिसोसिएट प्रकार के, डिसोसिएट का मतलब टूटना। तो इसमें क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट होता है किसमें? छोटे मॉलिक्यूल, 2 सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर डिसोसिएट होता है। 2 छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर डिसोसिएट होता है। और जहां पर टूटते हैं तो वहां पर क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहाँ पर नीड होती है एनर्जी की इस रिएक्शन में, और यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो बच्चों ये जो इंट्रोडक्शन था, इसमें अब जो बात आती है वो आती है कि दोनों ये जो रिएक्शंस है ये दोनों मिलके क्या होती है? मेटाबॉलिक पाथवे का निर्माण करती है, या इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दोनों ही रिएक्शंस होती है, कुछ सिंथेटिक प्रकार की होती है, कुछ होती है आपके डिसोसिएट प्रकार की। दोनों ही रिएक्शन क्या होती है? मेटाबॉलिज्म या जो मेटाबॉलिक पाथवे उसका निर्माण करती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन से, जैसे अपने यहाँ मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म पाथवे का निर्माण करती है। तो इसमें बच्चों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की इसमें लाइन रह गई थी, जो इसकी परिभाषा है, तो वो अपन को याद रखनी है। एंजाइम परिभाषा जो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये जो लास्ट लाइन रह गई है, इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें आपको बताई, इसमें एंजाइम की जो दिमाग में अपने बैठ जाती है कि एंजाइम क्या होता है, वो चीज़ें इससे आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसमें आपको एक डेफिनेशन है जो इंट्रोडक्शन में हो रहा है, वो कल की कक्षा में अपन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपनों क्लास के लेक्चर वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर ही याद करनी है। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद।